27 साल बाद पाकिस्तान की एटमी सलाहियत कहाँ खड़ी है, इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम किस हद तक दुश्मन को रोकने की सलाहियत रखता है और हमारे रीच कहाँ तक है। S-400 की जो नाकामी है, इसके बाद इंडिया एक कोई नया सिस्टम तलाश कर रहा है और फतह मिसाइल ने हालिया कशीदगी में क्या फैसला कुन किरदार अदा किया था। जल साहब, ये तो हिस्ट्री है, वहाँ तब बड़ा शोर था ना करें, मगर हमने किया और अच्छा किया और खूब किया। आप क्या समझते हैं कि हाउ वेल गार्डेड, और दुनिया भी मानती है कितना वेल गार्डेड है हमारा सिस्टम, सेफ हैंड्स में है, और इन 27 सालों में हैविंग एक्वायर्ड दैट आज हम कहाँ खड़े हैं। कहा जाता है कि दुनिया की जो बेहतरीन कैपेबिलिटी है, अल्लाह ना करे हमें इस्तेमाल करना पड़े, और हमने इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि किसी और की तरफ से इस्तेमाल को रोकने के लिए ये सब कुछ बना रखा है। जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जल साहब, देखिए, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और बहुत पहले शुरू हुआ, और उस वक्त भी लोगों का ख्याल था कि शायद पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, जो एक सुई तक नहीं बना सकता तो ये कैसे हासिल कर लेगा। ये एक मौजा है डॉक्टर भाई साहब कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी काबिलियत अता फरमाई है, और ये उन साइंसदानों का, टेक्नीशियंस का, इंजीनियर्स का कमाल है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, और कईयों ने अपनी जान भी इस सिलसिले में कुर्बान कर दी। लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये सलाहियत हमने हासिल की, और फिर इसके बाद इस सलाहियत को हासिल कर लेना काफ़ी नहीं था, इस सलाहियत को उस लेवल पर लेके आना। और आपको याद हो तो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे चौधरी एजाज साहब, उन्होंने जाके न्यूयॉर्क में ऐलान किया था कि हमारे पास अभी सब किलोटन जो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, क्योंकि वो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन कहलाते हैं और वो बैटल फील्ड वेपन है। वो बाकी तो आपके लिए डिटरेंस है और सब कुछ है, तो ये टेक्निकल वेपन। जब यहाँ तक आपकी अल्लाह ताला ने आपको काबिलियत अता की है, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये थी हमारे एटमी ताकत की जो बातचीत है। जहाँ तक मिसाइल्स का ताल्लुक है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्गेस्ट रेंज जो पाकिस्तान को चाहिए, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जो पाकिस्तान को चाहिए या पाकिस्तान को कभी ज़रूरत पड़ सकती है, या जहाँ जहाँ से पाकिस्तान ख़तरा महसूस कर सकता है, वहाँ तक हमारा मिसाइल पहुँच सकते हैं। और जहाँ तक इसकी टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, आपने लेटेस्ट भी देखा है ये जो अल-फतह के आप जिक्र कर रहे थे, और ये तो इसका मेरा ख्याल बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना पूरा हाथ दिखाया ही नहीं है, और ये मेरा ख्याल है कि 20-30% पाकिस्तान ने सिर्फ कैपेबिलिटी एक दिखाई है। अल्लाह के फजल से वहाँ भी आपको कामयाबी हुई। और साहब, आपने बड़ा इशारा किया है कि इसमें जो आपने बात की है कि जहाँ जहाँ हमें खतरा है वहाँ वहाँ तक की रेंज होनी चाहिए। हमने देखा कि ये जो हालिया जारियत हुई है भारत की जानिब से, उसमें बाकायदा इजराइल ने आके भारत के अंदर आके उनके एहलकारों ने ये जंग जो है वो लड़ी, और जो उनको धूल चटाई गई, और इजरायली टेक्नोलॉजी भी मात पड़ी, और भारत की टेक्नोलॉजी भी और उसकी अफवाज भी जो है वो शिकस्त खुर्दा हुई। क्या हमें ये भांप लेना चाहिए कि इजराइल जो कि मुस्लिम दुश्मनी पर तुला हुआ है, वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है? हमें क्या इजराइल तक भी मार करने वाले मिसाइल बनाने चाहिए? देखिए जी, मैंने जो बात की है ना, इससे ज्यादा मैं बात कर सकता नहीं। मैंने कहा था जहां जहां से पाकिस्तान को खतरा है ये हो सकता है, और ये बड़ी लॉन्ग रेंज कवरेज है ये, जिसमें मैंने जिक्र किया आपको। और ये कोई ऐसी, मैं कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं है ये आप जब जाएंगे गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनके रेंज क्या है, और वो रेंजेस आप अपने पाकिस्तान पे वो पुराने ज़माने में प्रकार होती थी रखें और दायरा लगाएं, आपको पता चल जाएगा कहाँ तक पहुँच सकता है पाकिस्तान का मिसाइल। ये बताइए, ये तो मैं यू नो आई थिंक देयर वाज अ लॉट अनसेड व्हिच यू हैव सेड, अच्छा उसमें, लेकिन बात ये है जनरल साहब कि ये बताइए कि जिसे अब टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हैं और जो ज़्यादा डेटरेंट भी हैं, ये क्या हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, ये जो वो वेपन्स हैं, अगर आपको याद हो जब ये कोल्ड वार जोरों पर थी तो नेटो फोर्सेस जो डिप्लॉयड थी वो ओवरऑल कर जाता था सोवियत यूनियन को नंबर से, टैंक्स के उससे, और ये उनको ख़तरा था कि किसी वक्त भी अगर वो हमला करते हैं तो उनके टैंक्स जो हैं वो दे रन ओवर यूरोप विदाउट एनी स्टॉपिंग। कोई फायर पावर ऐसी नहीं है, तो अब उनको फायर पावर चाहिए थी जो उनको रोक सके। उस वक्त वो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन पर पहुंचे हैं। ये सब किलोटन
न्यूक्लियर वेपन होते हैं। ये आपको आपकी आम जो तोफखाने की गन्स हैं 155 इनसे भी फायर हो सकते हैं, और बाकी इनके प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। ये वो वेपन है जो आप मैदानी जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी जो रेडिएशन वगैरह है वो लिमिटेड है, और इस वजह से ये इनको बैटलफील्ड वेपन्स कहा जाता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, मैं तो अब बताया ना कि हमारे वज़ीर जो सेक्रेटरी खारजा थे उन्होंने ऐलान किया था, तो इसलिए पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने ये ही अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और इंशाल्लाह ना करे जरूरत पड़ी, क्योंकि हम फ़ौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन मार देंगे। पाकिस्तान की जो आपने देखा लेटेस्ट जो कन्वेंशनल केबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है पाकिस्तान की, तो इंशाल्लाह वैसा वक्त नहीं आएगा, लेकिन आएगा। जनरल साहब ऐसा ही है, हमारा जो प्रोग्राम है वो तो अपने दिफा के लिए है और सालमियत के लिए है, लेकिन भारत की जानिब से एटमी हमले की धमकी भी दी जाती है, और आप भी वो धमकियां दे रहे हैं। एक गैर संजीदा मुल्क जो गैर महफूज मुल्क भारत, जिनमें जो है वो एटमी मवाद चोरी हो जाता है। 147 वाकयात जो है वहां हादसात के हुए, 18 वाकयात वहां चोरी के, यूरेनियम की चोरी के हुए। तो ऐसे गैर संजीदा मुल्क पर आलमी बरादरी नोटिस क्यों नहीं लेती और उनसे वो सलाहियत वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहां तो गैर महफूज है एटम। देखिए, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी को न्यूक्लियर वेपन से होना चाहिए तो अमेरिका के बाद, क्योंकि उसने इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। मुल्क भारत है वो, और बहुत सी वजूहत हैं इनकी। जब हम पे इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आ सकते हैं, वहाँ पर तो एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है। वहाँ पर मोदी साहब जो बैठे हुए हैं, ईदे RSS के कंधे पे चढ़कर आए हैं, ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं खुद, ये तो खुद टेररिस्ट हैं, डिक्लेयर टेररिस्ट हैं ये लोग। खतरा तो आपके बिल्कुल सही कहा, खतरा तो दुनिया को भारत से है। इस बारे में लोग कह भी चुके हैं, मैं लिख भी चुका हूँ। और अगर मगरबी दुनिया ने भारत को नकेल ना डाली तो आज वो जिससे इस कोशिश कर रहे हैं कि इससे वो फ़ायदा उठाएं, अपने इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट हैं, और दूसरा चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को वो यहाँ से काउंटर कर सके, तो इसके बजाय उनके लिए मसला बन जाएगा ये। और भारत ने ऑलरेडी साबित कर दिया है, ये पिछले दिनों जब ये जो हमारा मार्का हुआ है, इसमें भारत ने साबित कर दिया कि इंतहाई गैर संजीदा, गैर जिम्मेदार और एक ऐसा मुल्क है जो किसी हद तक जाने को तैयार है, सिर्फ अपने आप को जो चौधराहट है उसको साबित करने के लिए। और चूंकि इसके अज़ाम में अल्लाह ना करे मेरे मुँह खाक पाकिस्तान को ख़त्म करना शामिल है, तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि कर सकता है ये। लेकिन क्योंकि ये देखिए सिविलियन आबादी को उन्होंने निशाना बनाया हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। पाकिस्तान ने जवाब दिया, मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया उसका, और वो धमकी देने में अभी कल भी पड़ा था, मोदी साहब ने बड़ा जोरदार कोशिश की बयान देने की कि अगर हम अपने डैम का कचरा साफ करते हैं वहाँ सैलाब आ जाता है। अभी तो हमने सिर्फ सस्पेंड किया है सिंतास माहदे को, आगे देखिए होता क्या। तो उनके अज़ाइम में हमें कभी कोई शक रहना नहीं चाहिए, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। बैसीत कौम हमने ये साबित कर दिया है, जो सारा जो मेरे नज़र में जो में जो आप बात सर आपने तैयारी की बात की है, हम तैयार है तो हैं। आप स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर भी रहे हैं। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुआवजा फरमाइएगा कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी जो बेहतर है या उनकी किस वो म्यार पे खड़ी है। देखिए, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने तो अपने आप को साबित कर दिया है ना पिछले दिनों में, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। इसलिए सारी दुनिया की आंख में खटकता है ना पाकिस्तान। एक तो मतलब मुस्लिम मुल्क है, फिर जहाँ वाक़या है वो दुनिया का महवर बनने जा रहा है, और तीसरा फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ एक एटमी ताकत है बल्कि उसको लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म भी है। हम जहाँ चाहिए, जिस जगह से चाहिए हम लॉन्च कर सकते हैं, सिर्फ ग्राउंड से नहीं, एयर से नहीं। हमारी नेवी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एबिलिटी है कि वो चाहे तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान की कैबिलिटी के बारे में किसी को शक था तो खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, एक और मैंने चीज़ देखी है जहाँ की उनका मीडिया जिस तरीके से बेहूदगी की उसने, और शुक्र है कि हमने तो, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं, वो क्या है, प्रवीण है एक उनके, और बहुत से उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं जो सम सीनियर वाइसेस हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मत जाओ, जूते पड़ेंगे। मैं ज़रा थोड़ा आगे करके, पार्डन माई फ्रेंच, तो डू यू थिंक कि वो जो वाइसेस ऑफ डिसेंट हैं वो बिल्कुल सबड्यूड होंगी, या जो इन द फेस ऑफ ऑल द फेलियर्स दैट दे आर हैविंग, उसके बाद वो कुछ सीनियर एलिमेंट वहाँ प्रिवेल करता नजर आता है आपको? देखिए काजी साहब, इन नटशेल इस वक्त टेररिस्ट रूल कर रहे हैं इंडिया को। दुनिया की बदतरीन जो इंतहा पसंदी है मजहबी, वो रूल कर रही है इंडिया को। इंडिया को मैग्लोमेनिया रूल कर रहा है।
आप इनको जमा करें तो आपको क्या समझ आएगा? ये प्रिंस अवानी की आवाज़ कौन सुनता है? उसने तो बहुत पहले इनको वार्न कर दिया था कि पाकिस्तान की जो साइबर कैपेबिलिटी है वो भी इतनी मजबूत हो चुकी हुई है कि आपके पास में नहीं रहेगा वो। उन्हें पहले उसने वार्न कर दिया। मैंने पढ़ता रहता हूँ, उसको सुनता रहता हूँ उसको, कि भाई आपको 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब तो 3 फ्रंट हो गया उनके लिए। बांग्लादेश में तैयार बैठा हुआ है।